49 दिनों तक चला सीजेपी का आंदोलन अब खत्म हो चुका है। सरकार ने कई मांगे मान ली है। प्रदर्शनकारी अपने अपने घर लौट चुके हैं, लेकिन आंदोलन खत्म होने के बाद अब एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने 20 जुलाई को जंतर मंतर पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सामने आए दस्तावेज बताते हैं कि उस दिन सिर्फ आंसू गैस या लाठीचार्ज ही नहीं हुआ था, बल्कि एंटी रायट गन का भी इस्तेमाल किया गया था। आखिर ये गन क्या होती है, इसे चलाने का आदेश किसने दिया और अब जांच कहां तक पहुंची है? नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। 20 जुलाई को जंतर मंतर पर छात्रों का बड़ा प्रदर्शन हुआ था। प्रदर्शनकारी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए संसद मार्च निकाल रहे थे। इसी दौरान हालात बिगड़ गए, झड़प हुई। पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए बल प्रयोग किया और पूरे घटनाक्रम को लेकर देश भर में बहस छिड़ गई। अब इस मामले में एक नया खुलासा सामने आया है। सामने आए आधिकारिक दस्तावेजों के मुताबिक उस दिन जंतर मंतर पर तैनात रैपिड एक्शन फोर्स यानी आरएएफ ने दिल्ली पुलिस के एक डीसीपी के आदेश पर एंटी रायट गन का इस्तेमाल किया था। दस्तावेज बताते हैं कि आरएएफ की एक यूनिट जंतर मंतर के जोन 1 में तैनात थी। उसी दौरान मौके पर मौजूद डीसीपी के निर्देश के बाद भीड़ को कंट्रोल करने के लिए कई तरह के उपकरण इस्तेमाल किए गए। इनमें 55 नॉन इलेक्ट्रिक शेल, 15 इलेक्ट्रिक शेल, 5 आंसू गैस के गोले और एंटी रायट गन से 2 राउंड फायर किए गए। बताया गया कि इन दोनों राउंड में प्लास्टिक पैलेट वाले बैलिस्टिक कारतूस इस्तेमाल किए गए थे। बाद में इस पूरी कार्रवाई की एंट्री पुलिस के आधिकारिक रिकॉर्ड में भी दर्ज की गई। यहाँ एक बात समझना भी जरूरी है, एंटी रायट गन और पैलेट गन एक जैसी नहीं होती। एंटी रायट गन को गैर घातक या कम घातक हथियारों की श्रेणी में रखा जाता है। इसे शुरुआत में मिसाइल गन के तौर पर विकसित किया गया था और ये 303 राइफल का मॉडिफाइड वर्जन मानी जाती है। इस गन से जो कारतूस दागा जाता है उसमें ठोस प्लास्टिक के पैलेट होते हैं। फायर होने के बाद ये 4 हिस्सों में बंट जाता है, जिससे एक साथ कई दिशाओं में असर होता है। इसीलिए भीड़ को कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ना कि किसी एक व्यक्ति को निशाना बनाने के लिए। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस फायरिंग में आखिर घायल कौन हुआ। आधिकारिक रिकॉर्ड में किसी भी घायल प्रदर्शनकारी या आम नागरिक का नाम दर्ज नहीं है। ये भी नहीं बताया गया कि गन से निकले पैलेट शरीर के किस हिस्से की तरफ गए या किसी को चोट लगी या नहीं। रिकॉर्ड में सिर्फ इतना लिखा गया कि डीसीपी के आदेश पर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए 2 राउंड फायर किए गए थे। लेकिन दूसरी तरफ सीआरपीएफ से जुड़े सूत्रों का दावा कुछ और तस्वीर पेश करता है। सूत्रों के मुताबिक शुरुआती जांच में सामने आया कि संबंधित जवान ने कुल 7 राउंड फायर किए थे। इनमें 5 राउंड प्रदर्शनकारियों को लगे, जबकि 2 राउंड जमीन पर लगे। बताया जा रहा है कि पूरी फायरिंग कनॉट प्लेस इलाके में हुई थी और अब जांच टीम ये पता लगा रही है कि किन हालात में गन का इस्तेमाल किया गया और फायरिंग किन किन जगहों पर हुई। इसी बीच सफदरजंग अस्पताल की रिपोर्ट भी चर्चा में आई थी। अस्पताल ने कम से कम एक घायल के शरीर पर पैलेट जैसी चोटों की पुष्टि की थी। वहीं घटना के बाद छात्रों ने भी आरोप लगाया था कि उनके ऊपर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ। हालांकि उस वक्त दिल्ली पुलिस ने इन आरोपों से इनकार किया था। अब इस पूरे मामले की जांच सीआरपीएफ की आंतरिक टीम कर रही है। सूत्रों के मुताबिक जांच रिपोर्ट अगले 1 हफ्ते के भीतर सामने आ सकती है। इसी रिपोर्ट के आधार पर तय होगा कि किसी अधिकारी या जवान के खिलाफ आगे कोई कार्रवाई की जाएगी या नहीं। इतना ही नहीं, 20 जुलाई की कार्रवाई की समीक्षा भी की गई। 22 जुलाई को आरएएफ की महानिरीक्षक सीमा धुड़िया की अध्यक्षता में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक हुई। इस बैठक में जंतर मंतर और संसद मार्च के दौरान हुई कार्रवाई की विस्तार से समीक्षा की गई। समीक्षा के बाद भीड़ कंट्रोल के तरीके, अनुशासन और जवाबदेही को बेहतर बनाने के लिए 26 नए निर्देश जारी किए गए। सबसे बड़ा फैसला ये रहा कि अगले आदेश तक दिल्ली में आरएएफ की तैनाती के दौरान प्रोजेक्टाइल एक्शन गन, एंटी रायट गन, इलेक्ट्रिक शॉक हथियार और इलेक्ट्रिक शील्ड के इस्तेमाल और जारी करने पर रोक लगा दी गई। साथ ही ये भी माना गया कि जंतर मंतर और संसद मार्च के दौरान कुछ जगहों पर बल प्रयोग तय प्रक्रियाओं के मुताबिक नहीं हुआ था। यानी आंदोलन भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन 20 जुलाई की कार्रवाई को लेकर सवाल अभी भी बाकी है।